Good morning students and my dear friends. Today is 24th of July 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज हैव अ ड्रीम, हैव अ पैशन, नो दैट देयर इज नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। और मिंट ने आज अपने फ्रंट पेज पे ये अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड ने अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं। और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ आर्टिकल्स का ओवरलैप है। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। स्मॉल इन्वेस्टर्स कैश आउट एज मार्केट रैली। अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट से अवेयर हैं और आप रेगुलरली अगर ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें लास्ट 2 to 3 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है और कई बार हमने ये न्यूज़ कवर भी करी है। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है कि पिछले लास्ट 3 सालों से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ा था, जो बेसिकली नेट बायर्स के फॉर्म में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अब दे आर टर्निंग एज नेट सेलर इन जून क्वार्टर, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का जो क्वार्टर 1 है उस क्वार्टर में ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे हैव टर्न्ड एज अ नेट सेलर इन दिस क्वार्टर डिस्पाइट ऑफ द मार्केट रैली। मार्केट रैली मीन्स मार्केट में उछाल के बावजूद भी, मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड के बावजूद भी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है जून क्वार्टर में एंड दे हैव टर्न्ड एज अ नेट सेलर। और अगर हम देखें मार्च लो के अकॉर्डिंग इस बार के क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 14% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रोबस्ट परचेज बाय एफपीआईज। और हमने ये न्यूज़ भी कवर करी थी इस बार। जो जून का क्वार्टर रहा है उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो एफपीआई इन्वेस्टर्स हैं उनका ह्यूज पार्टिसिपेशन देखने को मिला और जिसकी वजह से ये मार्केट रैली हुई, मार्केट में हमें उछाल देखने को मिला। हालांकि एफपीआईज का तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, दे हैव टर्न एज अ नेट बायर, लेकिन अगर हम स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो उनमें हमें पार्टिसिपेशन में डिक्रीज देखने को मिला एंड दे हैव टर्न एज अ नेट सेलर। और जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो ये सेलिंग का ट्रेंड हमें स्मॉल इन्वेस्टर्स में देखने को मिल रहा है, देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज इनिशियल स्केप्टिसिज्म अबाउट रैली, कि जो मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली आगे भी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको लेकर स्केप्टिकल्स हैं स्मॉल इन्वेस्टर बिकॉज दे डोंट हैव अ वेरी ब्रॉड होराइजन बेस्ड नॉलेज अबाउट द मार्केट और द स्टॉक मार्केट। तो उसका उनको लेकर के इनिशियल जो स्केप्टिज्म है उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमें सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिला है। इसके अलावा जो लॉस मेकिंग डेरिवेटिव्स है उसमें थोड़ा सा मार्जिन अटेन करके जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स में ये 2 फैक्टर्स थे कि इनिशियली जो हमें मार्केट में रैली देखने को मिल रही है वो आगे कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। इस पर्टिकुलर उछाल को लेकर के थोड़ा सा स्केप्टिज्म था रिटेल इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स में, और इसके अलावा थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जो स्पेशली जो लॉस मेकिंग डेरिवेटिव्स है उसमें थोड़ा सा मार्जिन लेकर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिंग 2.8 ट्रिलियन स्टॉक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 to 23, in this quarter, the retail investors has sold approximately 21,100 crore worth of stock. तो 2.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया था लास्ट 3 सालों में, बोलते हैं 2021 से 2023 तक, लेकिन इस जून क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू द एनएससी डेटा। और अगर इसका हम बाइफर्केशन देखें जो 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने, अगर हम इसका बाइफर्केशन देखें तो ऑलमोस्ट 3/5 वॉज इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में अप्रॉक्सीमेटली 49,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 22 में रहा। और अगर मोड देखें तो डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पार्टिसिपेट किया। तो अब फिलहाल जून क्वार्टर में ये सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स के बीच में, जो कि पिछले 3 सालों से बाइंग के ट्रेंड में था। सो दीज आर द participation graph about these retail investors. Small investors have cut their stake in 58% of Nifty 500 firms.
और ऐसी कंपनी जिन्होंने हाईएस्ट सेलिंग फेस करी है थ्रू दिस रिटेल और स्मॉल इन्वेस्टर्स, तो एनसीसी, पेज इंडस्ट्री, इंजीनियर्स इंडिया, बेल एंड आरबीएल बैंक। तो ये टॉप 5 कंपनीज हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली बिकॉज ऑफ दीज रिटेल इन्वेस्टर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। जीएसटी रेट रिजिक ऑफ द टेबल फॉर। जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी अथॉरिटीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम कई सारे मेजर्स लेती आ रही हैं। किस चीज़ के मेजर्स? जीएसटी के कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, रिवेन्यू कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जो टैक्स पेयर्स का जो बेस है उसको ब्रॉड करने के लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कई सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट को लेने थे, जीएसटी रेट्स को रिवाइज करना था इन ऑर्डर टू बूस्ट द रिवेन्यू कलेक्शन, और जो टैक्स एनोमलीज हैं जो कि टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, बेस टैक्स स्लैब से रिलेटेड हैं, उन कई सारे एनोमलीज को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल जो है वो रिवीजन हम बोल सकते हैं कि प्रपोज करने जा रही थी, एक ड्राफ्ट रिवीजन का। तो ऐसा कहा जा रहा था कि प्रॉबेबली जो ये रिवीजन है ये इस बार के जो 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने हालांकि इस बात को लेकर के अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ एक्सपर्ट्स का ये कहना है क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर्ड है अभी, उसके अकॉर्डिंग ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं, प्रपोज्ड रिवीजन हैं, ये 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले आ पाए। क्योंकि जो रिसेंट मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, दैट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी की मिनिस्ट्रियल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग दिस मैटर। तो ऐसा कोई भी एक्सपर्ट ग्रुप या मिनिस्ट्रियल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जो कि इस प्रपोज्ड रिवीजन को एग्जामिन कर सके और अपनी रिकमेंडेशन दे सके। इसके अलावा ड्यूरिंग दिस जीएसटी काउंसिल मीटिंग द काउंसिल हैज़ ऑल्सो नॉट नेम्ड और प्रपोज द रिप्लेसमेंट फॉर द फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, जो कि पिछले कुछ मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो कि सितंबर 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, जो रिस्ट्रक्चर जीएसटी, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के कन्वीनर थे। तो वो उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी जीएसटी काउंसिल ने किसी भी तरह के नाम को प्रपोज नहीं किया। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रियल ग्रुप था जो कि 2021 में स्टैब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर द जीएसटी, इन ऑर्डर टू प्रपोज द चेंजेस, इन ऑर्डर टू गिव देयर रिकमेंडेशन, वो मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं, क्योंकि उस ग्रुप को एक काम दिया गया था कि जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं उनको आप रिवाइज करिए, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, जो टैक्स एनॉमलीज हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। अपनी रिकमेंडेशन दीजिए किस तरीके से रिवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हो सकता है, किस तरीके से टैक्स को सिंप्लीफाई और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कई सारे जो इश्यूज थे उसके लिए ये मिनिस्ट्रियल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2 सितंबर 2021 में। उसके जो कन्वीनर थे तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। इस बार उनका रिप्लेसमेंट आना, फिलहाल का जीएसटी काउंसिल में किसी भी तरह का रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं दिया गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होना है कन्वीनर का वो बहुत ज़रूरी है इस मिनिस्ट्रियल ग्रुप के प्रॉपरली फंक्शन करने के। अगर ये मिनिस्ट्रियल ग्रुप प्रॉपरली फंक्शन करेगा तभी ये अपनी रिकमेंडेशन देगा प्रपोज्ड रिवीजन पे, और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली ये जितने भी प्रपोज चेंजेस हैं ये 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले नहीं आ पाएंगे। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। एयर इंडिया आइज 20% शेयर इन एयर कार्गो बिजनेस इन 2 to 3 years। तो एयर इंडिया जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने प्लान को और बॉस्टर करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली एयर कार्गो सेगमेंट में एयर इंडिया अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20% मार्केट शेयर को टारगेट कर रही है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो एयर इंडिया 20% मार्केट शेयर टारगेट कर रही है कि आप आगे आने वाले 2 से 3 सालों में एयर इंडिया एयर कार्गो सेगमेंट में अपना 20% मार्केट शेयर अचीव करेगी। और एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी द कंपनी इज प्लानिंग टू एंगेज विद नंबर ऑफ कंपनीज इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दैट आर की यूजर्स ऑफ दिस एयर कार्गो सेगमेंट। तो कई सारी कंपनीज के साथ बायलैटरल नेगोशिएशन और इंगेजमेंट्स भी कर रही है एयर इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बेन कैपिटल टू बाई 90% ऑफ अडानी कैपिटल। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल हैज इन्फॉर्म्ड टू द इन्वेस्टर्स on Sunday that it is going to buy 90% share of Adani Capital, including Adani Housing Finance Unit and the non-banking financial company of Adani Group। तो जो
सीईओ हैं कंपनी के, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अडानी कैपिटल में एक सिग्निफिकेंट शेयर जो है वो खरीदने जा रहा है प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, बैंक्स गेट 8 months टू इफेक्ट टीसीएस ऑन फॉरेन क्रेडिट कार्ड स्पेंड। तो सेंट्रल बैंक्स ने बैंक और क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज हैं उनको 6 से 8 महीने दिए हैं। किस लिए दिए हैं 6 से 8 महीने? टू पुट इन प्लेस द रिक्विजिट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। तो जो रिक्विजिट रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो रिलेटेड फीचर्स हैं टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। किससे टीसीएस कलेक्ट करने के लिए? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो ट्रांजैक्शंस है, जिसको लेकर के अभी रिसेंटली वो चेंजेस प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने, और वो चेंजेस पोस्टपोन हो गए थे। क्यों पोस्टपोन हो गए थे? इसी वजह से पोस्टपोन हुए थे कि जो बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बोला था कि अभी हमारा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है वो तैयार नहीं है। नई रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग हमें कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में, रिपोर्टिंग सिस्टम में, और इसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैंक और क्रेडिट कार्ड एंटिटीज़ हैं उनको 6 से 8 महीने दिए हैं और बोला है उनसे कि आप इन 6 से 8 महीनों में तैयारी कर लीजिए कि जो नया जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पर नए तरीके से टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस जो टैक्स कलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर को, उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को तैयार कर लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू ब्यूरोक्रेट्स द प्लान टू ब्रिंग ओवरसीज क्रेडिट कार्ड अंडर द LRS हैज़ नॉट बीन मोथबॉल्ड एंड इट सिंपली बीइंग डिफर्ड। तो कई सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि प्रोबेबली गवर्नमेंट ने जो प्रपोज चेंजेस लाए थे टीसीएस, जो इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो टीसीएस था, उससे जो चेंजेस लाए थे गवर्नमेंट ने उसे डिफर कर दिए हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का ये कहना है, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में, उनका ये कहना है कि डिफर गवर्नमेंट ने नहीं किया है, सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं। और उसका रीज़न भी यही है कि बैंक को और जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ जो कि इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो टीसीएस है उसके कलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जा सके कि वो अपना सिस्टम जो है वो अप टू डेट कर सकें और ये जो भी टीसीएस प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए उसको डिस्क्लोज किया जाए, प्रॉपर कलेक्शन और सिस्टम जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली काम करे। और ऑफिशियल्स का भी मानना है कि प्रोबेबली गिवन टाइम में जो बैंक्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, दे विल बी एबल टू रेडी देयर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 से ये जो नया टीसीएस कलेक्शन को लेकर के जो नए रूल्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अभी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस एक्चुअली हेल्डिंग दिस इशू और कई सारे जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ नेगोशिएशन और डिस्कशन किया जा रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, देयर चैलेंजेस रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव रूल्स। तो जो भी सॉफ्टवेयर कंप्लायंसेस हैं, टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैकेनिज्म हैं, वो सबको फुलफिल करने के लिए बैंक्स को 6 से 8 महीने दिए गए हैं। सो लेट अस सी कि कब तक गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो इस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के लिए तैयारी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर चाहे वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो सिस्टम अदर सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, वन स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया टू बैक ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो अभी जो G20 की इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है उसके तहत एक एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है। तो जो इन एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है वो मीटिंग किसी भी कॉमन कंसेंसस में पहुंचने से फेल हो गई, यानी हम कह सकते हैं कोई भी कॉमन कंसेंसस जो है फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने के लिए कोई भी कॉमन कंसेंसस नहीं बना अमंग द G20 मेंबर कंट्रीज। तो क्लीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज, फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल, ये सारे मीटिंग एजेंडाज थे इस पर्टिकुलर एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जो कि G20 की प्रेसिडेंसी के तहत हो रहा था। और फिलहाल के लिए इस पर कोई भी कंसेंसस नहीं बना है और जो ऑब्जर्वर और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका ये कहना है दिस आउटकम स्टेटमेंट गोज अवे फ्रॉम द क्लाइमेट कमिटमेंट मेड इन पेरिस क्लाइमेट समिट एंड बाली एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप रिलीज लास्ट ईयर। तो जितने भी कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पावर मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो भी G20 के आउटकम्स हैं वो COP28 वेयर इंडिया विल बी द वॉइस ऑफ डिमांड फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, उसकी अपकमिंग जो मीटिंग होने वाली COP28 जो होने वाली है उसकी टोन सेट करेंगे जिसमें इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के फॉर्म में अपनी डिमांड को, अपनी वॉइस को रेज करेगा। जनरली हम वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के फॉर्म में डिवाइडेड है। बेसिकली इकोनॉमिक डिवीजन है जहाँ पर कहा जाता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है दे आर मोर रिच एफ्लुएंट, जबकि जो ग्लोबल साउथ है उनको हम जनरली
डेवलपिंग कैटेगरीज में उन कंट्रीज़ को काउंट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड को इम्पोज कर देते हैं ग्लोबल साउथ पर। तो उसी को लेकर के इंडिया हमेशा से, इंडिया और कई सारे और भी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट को भी प्रायोरिटी मिले मल्टीलैटरल स्टेजेस पर। हालांकि मिनिस्टर्स का जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि 29 पैराग्राफ में अप्रॉक्सीमेटली 22 जो एग्रीमेंट्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, विद 7 इंक्लूडेड इन द चेयर समरी। हालांकि कोई ऐसा सब्सटेंशियल कंक्लूजन या कंसेंसस देखने को नहीं मिला। सो दीज आर द हिट्स एंड मिसेस। तो किस पर कंसेंसस बन गई है और किस पर डिसएग्रीमेंट रहा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और इसी के अकॉर्डिंग जो COP28 है उसकी टोन सेट होगी, ऐसा मानना है इंडिया का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है। PM मे इनॉग्रेट रीडेवलप्ड ITPO वेन्यू फॉर G20 मीट। तो रीडेवलप कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रगति मैदान में है, विच विल होस्ट द इंडियाज G20 लीडर्स मीटिंग इन सितंबर, उसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जुलाई 26 में एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो बस एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो ITPO बना, ITPO स्टैंड्स फॉर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ बना है, दिल्ली प्रगति मैदान में, और उसका इनॉग्रेशन 26 जुलाई को हो सकता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर G20 के जो लीडर्स हैं उनकी समिट होने वाली है सितंबर के मंथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट पोर्टल पिन्स 285 के मिसिंग फोन्स बट ओनली 20,771 रिकवर्ड। तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR भी बोलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करता है, उसने अब ये कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2,85,000 लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स हैं और ब्लॉक्ड 6,80,000 डिवाइसेस हैं सिंस दे आर बीइंग लॉन्च्ड। तो मतलब 2,85,000 ऐसी डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस जो कि लॉस स्टोलन है। ब्लॉक की अगर बात करें तो 6,80,000 डिवाइसेस जो हैं वो ब्लॉक हैं। लेकिन अगर रिकवरी की बात करें, इनको फाइंड आउट करने की बात करें, तो इसमें से बहुत ही डेसिमल अमाउंट में रिकवरी हुई है। हम बोल सकते हैं केवल 20,771 डिवाइसेस जो हैं वो रिकवर करी जा चुकी हैं। बाकी जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं वो अभी भी रिकवर नहीं करी जा चुकी हैं। वो कहाँ है, कौन उनको यूज़ कर रहा है, किसके पास है, इसको लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के पास। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स अराउंड 50 के मोबाइल फोन्स आर स्टोलन एवरी मंथ इन द कंट्री। मतलब जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 50,000 मोबाइल फ़ोन हर महीने इंडिया में चोरी हो जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें CEIR की, तो CEIR डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन संचार साथी पोर्टल के तरह से काम करता है। मई 2016 में लॉन्च हुआ था और इसका प्राइमरी पर्पस यही है कि इंडिया में जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनकी रजिस्टर को मेंटेन करना, कितनी मोबाइल डिवाइसेस लॉन्च हुए, कितनी खरीदी गई, कितनी यूज़ में हैं, कितनी लॉस्ट हैं, कितनी स्टोलन है, कितनी रिकवर हुई। तो दिस इज द प्राइमरी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एम्ड एट प्रोटेक्टिंग मोबाइल फोन यूजर्स फ्रॉम वेरियस फ्रॉड एज वेल, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, फॉर्ज KYC, थेफ्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, बैंकिंग फ्रॉड, इन सबको रोकने के लिए भी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करता है। और उसी पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग 2,85,000 खोए हुए और चोरी हुए फ़ोन हैं, 6,80,000 डिवाइसेस ब्लॉक्ड हैं, जिसमें से केवल 20,771 डिवाइसेस ही रिकवर करी जा चुकी हैं। सो दिस इज फोन ट्रैकर ब्लॉक ट्रेस्ड एंड रिकवर। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और यूपी सबसे ज़्यादा जो हमें नंबर देखने को मिला डेफिनेटली नन अदर देन दिल्ली NCR, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल। रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अर्ली बर्ड्स एट 10 क्वार्टर लो। तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के कुछ रिजल्ट जो थे, जो कुछ कंपनीज़ ने जल्दी अपने रिजल्ट जो पब्लिश कर दिए थे, उसके अकॉर्डिंग जो अर्ली बर्ड कंपनीज़ हैं उनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अपने 10 क्वार्टर के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। अगर हम देखें कंबाइंड अर्निंग ऑफ नॉन BFSI मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज़, उनमें भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। तो बेसिकली जो अर्ली बर्ड कंपनीज जिन्होंने अपने अर्ली रेवेन्यू ग्रोथ को या अपने अर्ली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को पब्लिश कर दिया है, उनका जो परफॉर्मेंस रही है, जो रेवेन्यू ग्रोथ रही, पिछले 10 क्वार्टर के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। हालांकि हम इस तरह की न्यूज़ को पहले भी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि Q1 में जो परफॉर्मेंस आई है कंपनीज की, वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम परफॉर्मेंस है, पिछले ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, PLI इंसेंटिव आउटगो कुड बी लेस देन
40,000 करोड़ बाई फाइनेंशियल ईयर 24। तो टोटल इंसेंटिव आउट टू गो जो कि गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट देगी अंडर के जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 ये जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें 40,000 करोड़ से भी कम हो सकती है व्हेन इट कंप्लीट्स द 4th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट का जो इंटरनल एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट 13 से 15 16 सेक्टर्स में जो PLI लॉन्च करी गई है उसमें फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉबली गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा आउटगो कम कर सकती है। दिस मीन्स ओनली 4th ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट, कितना एलोकेटेड है 1.97 ट्रिलियन जो है दैट इज एलोकेटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। So this is falling behind total incentive outgo allocation. You can just have the glimpse of it. Incentive payout for financial year 23, 24 and estimated for 25. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, हाउ वेजी प्राइसेस अपसेट हाउस होल्ड बजट दिस मानसून। तो बेसिकली एडिटोरियल है जहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से मानसून के सेशन में इंडिया में जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके प्राइसेस जो हैं वो फ्लैक्चुएट किए हैं। स्पेशली फ्लैक्चुएट करने की हम बात करें तो इंक्रीज़ हुए हैं, शूट अप हुए हैं, जिसकी वजह से किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो इम्पैक्ट कर रही है, हाउस होल्ड्स का जो बजट है मानसून में वो इम्पैक्ट किया है। एन एवरेज अर्बन इंडिविजुअल लिविंग इन दिल्ली माइट बी सेलिंग आउट ऑफ एटलीस्ट 84% मोर ड्यूरिंग द राइजिंग वेजिटेबल प्राइसेस। तो अगर दिल्ली की बात करें तो उसमें जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने 84% ज़्यादा खर्चा किया है केवल सब्जियों को खरीदने में। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली लो सप्लाई थी, रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी थी, जिसकी वजह से वेजिटेबल के जो प्राइस थे वो शूट अप कर रहे थे। स्पेशली अगर हम बात करें टोमेटो प्राइसेस की, तो कई सारे हमें रीजंस में फ्लड की सिचुएशन देखने को मिली थी जिसकी वजह से सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हुई थी और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें प्राइसेस पर देखने को मिला था। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।